हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में? ठीक है। तो आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ना? तो आज हम इसके बारे में रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है या रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। देखिए, दोनों में अगर हिंदी में भी देखते हैं तो बल गतिकी, गतिकी यानी गति से संबंधित है, और काइनेटिक्स भी ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट यानी गतिशीलता। यानी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गतिशीलता के बारे में या गति के बारे में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। यानी अब गतिशीलता यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आपको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। एक होता है क्रियाकारक या रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट किस में बदलता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट हमेशा किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। तो हम वही देखेंगे कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदला तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो किस दर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसी चीज़ की या इसी को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की एक विशेष ब्रांच है जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यानी हम केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में दर को प्रभावित करने यानी रेट ऑफ रिएक्शन और उसको प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उन कारकों का सारा जो थ्योरी है, क्या डिपेंडेंसी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें रासायनिक क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है ना। केमिकल का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? रेट ऑफ रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की रिएक्शन पूरा लिख देती हूँ। रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, इसी के आधार पर अब देखें, इसके आधार पर एक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होती है। फास्ट रिएक्शंस यानी बहुत ही तेज अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट पे जब हम NaCl की अभिक्रिया कराएं तो ये बहुत तेजी के साथ AgCl का वाइट पीपीटी देता है यानी श्वेत अवक्षेप देता है, और प्लस NaNO3 अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि इसमें जो टाइम लग रहा है, है ना, ये टाइम लग रहा है 10 की घात ऋण 14 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -18 सेकेंड। अब आप समझ लीजिए, ये अभिक्रियाएं इतनी तेजी के साथ कंप्लीट होती हैं। तो ये क्यों कंप्लीट हुई इतनी तेजी से? क्योंकि वास्तव में हम देखें तो AgNO3 Ag++NO3- के रूप में रहता है, यानी ये अपने काय के रूप में रहता है, आयंस के फॉर्म में रहता है। वास्तव में ये आयंस ही हैं जो एक दूसरे से आयनिक बंध से जुड़े हैं, और आयनिक बंध जो होता है वो बहुत ही वीक, बहुत ही दुर्बल होता है।
तो जैसे ही किसी अन्य जो यौगिक है उसके साथ उसे क्रिया करना है तो इतनी तीव्रता से अभिक्रिया करता है कि तुरंत ही, टाइम देख रहे हैं ना आप, इतने कम समय में वो अभिक्रिया कर लेता है। हाँ, तो ऐसी फास्ट रिएक्शन है। ठीक, अच्छा, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं, जैसे जो इतनी धीरे धीरे होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, यानी बहुत समय, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ वर्ष भी लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि हीरा हमेशा हीरा नहीं होता। हीरा वास्तव में बहुत धीमी गति से ग्रेफाइट में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता, इसलिए हमें हीरा हीरा के रूप में दिखाई देता है, पर वास्तव में हीरा जो है वो बहुत तीव्र, बहुत ही स्लो, यानी स्लो, बहुत धीमी गति से वो ग्रेफाइट में परिवर्तित होता रहता है। ऐसे ही एक हम देखते हैं जंग लगना, ऐसे ही एक हम क्या देखते हैं, जंग लगना। जंग लगना की क्रिया भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें Fe जो है, Fe ये पानी की उपस्थिति, यानी जो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, या इसी को हम नमी कहते हैं, ये नमी के संपर्क में आने पर Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, यही जंग का सूत्र है। तो ये जंग लगता रहता है, लेकिन ये इतनी धीमी गति से होता है कि इसको अब हम इसका दर क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो फिर पढ़ते किसको हैं, पढ़ते हैं एक अभिक्रिया होती है जिसको हम मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन है ना, इसको ही हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हम मध्यम अभिक्रिया, ठीक है, हम इसे ही पढ़ेंगे। अब ये मध्यम अभिक्रिया, अब इसको हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे संपन्न होती हैं, ना तो वो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं और ना ही इतनी धीरे होती हैं कि हमें दिखाई ही ना दे या हमें समझ ही ना आए। ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो थोड़े टाइम लेकर अभिक्रियाएं होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एस्टर का जल अपघटन, एक अभिक्रिया है एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन। अब एस्टर का जल अपघटन, मान लीजिए हम क्या ले लें, डाई एथिल एस्टर। ये एस्टर जो है वो पानी के द्वारा टूटेगा। अब यहाँ पर क्या है, पानी के द्वारा टूटता है और टूट कर बनाता है C2H5COOH। देखिए, यहाँ से ये टूटा पानी, इधर H इधर OH, तो दूसरा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, C2H5OH, यानी एसिटिक एसिड, और हमें इथेनॉल मिला। अब इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वो थोड़े समय में, थोड़ा टाइम टेकिंग होकर और रिएक्शन होती हैं, तो हम इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन या मध्यम अभिक्रिया। और वास्तव में केमिकल काइनेटिक्स में हम इसी तरह की अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे, यानी ये वाली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे और ये वाली अभिक्रिया और ये स्लो वाली अभिक्रिया हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिए। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो अलग अलग जो रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़े वो होता क्यों है, यानी कोई भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि सभी को मालूम है, इसमें हम H2+N2 और ये बन जाता है NH3 में। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ से हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब वास्तव में हुआ क्या, देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है। ठीक है,
और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि ये जो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट के बीच का बंध टूटेगा और नए बंध बनेंगे। अब आप देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है, फिर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो पुराने बंध टूट रहे हैं, नए बंध बन रहे हैं। इसके कारण प्रत्येक जो रिएक्शन है, अभिक्रियाएं, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। एक ये वजह हो गई, ये हो गई, मतलब रीज़न अगर हम देखें कि स्पीड अलग अलग क्यों हुई, तो एक है कि बॉन्ड का टूटना, पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना। दूसरा एक है संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा। अब ये संक्रियण ऊर्जा के बारे में इसी टॉपिक में हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ये जो फैक्टर है, ये रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है या इसके कारण होता है। तो ये हम अब बाद में देखेंगे, है ना, आगे के वीडियो में। चलिए, तो अब हमने देख लिया कि अलग अलग स्पीड क्यों होती है। अब हम देखते हैं, देखिए आज इंट्रोडक्शन का है, यानी हम केमिकल काइनेटिक्स का आज पहला पार्ट बना रहे हैं। तो पहले पार्ट में आज सारा का सारा क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन होने वाला। आप सारे टर्म्स समझ जाइए, उसके बाद हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर, या रासायनिक अभिक्रिया तो हम देख ही रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अभिक्रिया की दर, ठीक। मान लीजिए A एंड B है, ठीक, दो क्रियाकारक हैं और ये C में चेंज हो रहा है, यानी ये दोनों क्या हैं? ये हैं रिएक्टेंट क्रियाकारक और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट क्रियाफल, ठीक। अब वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, वास्तव में हम इसे किसके सापेक्ष नापते हैं? समय के सापेक्ष, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, कि कितने समय में क्रियाकारक के, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसी को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई कि किसी इकाई समय में क्रियाकारक के कितने अणु या कितने मोल अणु क्रियाफल में परिवर्तित हुए, यही उस अभिक्रिया की दर कहलाती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए t बराबर 0, यानी समय है ये, है ना, ये t क्या है? समय। तो समय जब 0 है तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट कितने प्रतिशत होंगे? 100%। और प्रोडक्ट कितने प्रतिशत होगा? 0% होगा। अभी क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, टाइम बराबर 0 है, 0 समय पे। अब यदि टाइम बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया समय, तो माना कि इसका 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 80%। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा? 80%। और 20 सेकेंड में करीब 2 सेकेंड में 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 20%। आ रही है बात समझ में? अब मान लीजिए हम टाइम बराबर 5 सेकेंड कर दें, 5 सेकेंड, तो माना 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 50% रिएक्टेंट किस में बदल चुका है? प्रोडक्ट में बदल चुका है, यानी प्रोडक्ट का भी मान कितना हो गया है?
50%। ठीक है, और इसी को अर्ध आयु काल भी कहते हैं। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड किसी रिएक्शन का, यानी वह समय जिस पर रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में बदल गई। अब उसके बाद T बराबर मान लीजिए कितना है, T बराबर है मान लीजिए 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड पे अब क्या हुआ, मान लीजिए 70, यानी यहाँ पर जो है 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, यानी यहाँ बचा है केवल 20% और यहाँ पहुँच गया आपका 70% प्रोडक्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, देखा जाए तो हम यही कर रहे हैं कि हम टाइम के अकॉर्डिंग कितने क्रियाकारक क्रियाफल में परिवर्तित हुए, इस चीज की गणना को ही हम कहते हैं अभिक्रिया की दर, जो कि हम समय के सापेक्ष मापन करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब अभिक्रिया की दर आ गई बात समझ में? देखिए, अब हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। ठीक, इसको अब मिटा देती हूँ, ये लिखने का नहीं है, ये केवल मैं आपको उदाहरण बता रही थी। अब देखिए, अपन चलते हैं, मान लीजिए एक R है, ये है रिएक्टेंट है, और ये काहे में बदल गया, प्रोडक्ट में। ये क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद में बदल गया। ठीक है, R जो रिएक्टेंट है वो अब प्रोडक्ट में बदल गया। मान लीजिए किसी समय T1 पर, मान लीजिए किसी समय T1 पर R का एक मोल, R बराबर एक मोल अणु या एक मोल भाग है ना, ये किस में बदल गया, प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट में P का भी कितने, एक मोल में, एक मोल भाग में परिवर्तित हुआ। बात आ रही है समझ में? रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट में बदल गया। मान लीजिए उस समय उसका कंसंट्रेशन R1 था, ठीक है, और इसका भी कंसंट्रेशन P1 था। अब मान लीजिए T2 समय पर R का कंसंट्रेशन अब और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया है, तो R मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन T2 हो जाए, R2 हो जाए, और इसका कंसंट्रेशन P2 हो जाए। तो अभिक्रिया की दर क्या है? अगर हम अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखें, अभिक्रिया की दर की परिभाषा, तो क्रियाकारक या क्रियाफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को, चलिए आपको यहाँ पर लिख ही देती हूँ मैं, ठीक है, कि दर की परिभाषा हम लिख रहे हैं, है ना, डेफिनेशन, हम परिभाषा लिख रहे हैं। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? अभिक्रिया के दर की हम परिभाषा लिख रहे हैं कि इकाई समय में अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये देखिए, इकाई समय में अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब यदि इस अभिक्रिया जो हमने देखे हैं इसके लिए हमें निकालना हो, तो अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, आप ऐसे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर बराबर कितना हो जाएगा? परिवर्तन। हम परिवर्तन देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1, और समय कहाँ से कहाँ तक,
T2 से T1, ये किसके लिए है? ये रिएक्टेंट के लिए है। और चूंकि रिएक्टेंट की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, या ये कह लो कि कमी आ रही है, तो R2 से R1 की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये लिखेंगे। और चूंकि क्रिया कारकों की मात्रा में कमी हो रही है, इसलिए हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? ऋणात्मक का साइन लगा देते हैं। ये देखो, रिएक्टेंट के मान में अभी अपन ने इसके पहले वाला देखा था ना कि समय के साथ रिएक्टेंट में कमी होती जा रही है और प्रोडक्ट में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। तो यदि हम ROR किसके, ये हमने लिखा था क्रिया कारक के उसमें, क्रिया कारक, यदि हम ये क्रियाफल के रूप में लिखना चाहें, क्रियाफल के रूप में, तब क्या हो जाएगा? P2 से P1 परिवर्तन कितना हुआ? P2 से P1 के बीच में, और टाइम कितना? T2 से T1 के बीच में। अब दोनों के बीच में जो परिवर्तन है हम उसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा T से शो कर सकते हैं। और ये जो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है, ये पॉजिटिव आएगा, इसके आगे धन लगा रहेगा। क्यों धन लगा रहेगा? क्योंकि प्रोडक्ट के मात्रा समय के साथ बढ़ती है, और इसके आगे ऋण लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रिया कारकों की मात्रा समय के साथ घटती है। ये जो मैं बोल रही हूँ इसको भी नोट कर लो। क्रिया कारकों की मात्रा समय के साथ घटती है और क्रियाफल की मात्रा समय के साथ बढ़ती है। इसीलिए जो हम डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिखे हैं उसके सामने माइनस लगाए हैं, और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखे हैं उसके सामने हमने प्लस लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इसको हम इन जनरल ऐसा देखिए, अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो हम अभिक्रिया की दर बराबर, यानी कि ROR बराबर सांद्रण में परिवर्तन के बटे समय अंतराल, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकिंग, ये एक परिभाषा के रूप में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? अब सांद्रण में परिवर्तन, क्रियाकारक रिएक्टेंट के सांद्रण में कमी आ रही है और प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि हो रही है समय के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें हम माइनस लिखे हैं और इसमें हमने प्लस लिखा है। तो देख लीजिए इसको इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखे, है ना, कि क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन बटे आप क्या लिए? टाइम टेकन। ठीक है, अब इसी में हम दो चीज़ें और पढ़ते हैं। एक है औसत दर, है ना, औसत दर, यानी एवरेज रेट, औसत दर। और दूसरा है अपना तात्क्षणिक दर, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। देखिए, अब इसको हम समझते हैं कि एक बस है, जैसे चलिए अपन एक बस से, ये बस 50 किलोमीटर तय की है ना, 50 किलोमीटर उसने तय किया है 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रति घंटे की रफ्तार इसकी कितनी होगी? तो आप बोलोगे ठीक है, प्रति घंटे ये 25 किलोमीटर की दर से चली है, तभी तो 2 घंटे में 50 तय की है।
तो इसी तरह से मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए उस रिएक्शन को लगे हैं 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट लगे हैं, तो 20 मिनट में वो रिएक्शन पूरा हुआ है। हाँ, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये कितने दर से चली है, तो ये उसकी एवरेज रेट हो जाएगा, औसत दर। यानी औसत दर निकालना होगा हमें इसी सूत्र से कि सांद्रण में परिवर्तन के बटे समय अंतराल। यानी अगर आपको औसत दर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डेल कोई भी रिएक्टेंट है, मान लीजिए R अपॉन डेल T, है ना, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। कोई भी हमने अभी रिएक्टेंट के रूप में लिखे और यहाँ माइनस लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब जैसे मैंने एक बस का उदाहरण दी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि नहीं उसने 50 किलोमीटर 2 घंटे में चली थी, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं कि 45 मिनट में, है ना, 2 घंटे में चली थी, लेकिन 45 मिनट जब समय था तब उसकी रेट क्या थी, तब वो किस वेग से वो बस चल रही थी, उसी को हम कहते हैं तात्क्षणिक रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब चूंकि क्या होता है, देखिए ये तो हमने एवरेज लिखा है, हमने एवरेज लिखा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक निश्चित समय पर उस रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है उसको ज्ञात करने के लिए, यानी अति सूक्ष्म समय के लिए। तो जाहिर है यदि अति सूक्ष्म समय के लिए है तो क्रियाकारक में परिवर्तन भी अति सूक्ष्म होगा, यानी बहुत कम परिवर्तन होगा। तो हम इसको डेल्टा के स्थान पर अति सूक्ष्म के लिए हम dP अपॉन dt लिखेंगे, dP अपॉन dt। और वास्तव में वो एक लिमिट भी रहता है कि लिमिट, वो समय लिमिट किसके साथ चल रहा है, 0 के। यानी एकदम 1 सेकंड के लिए मैंने पूछी कि नहीं 45 मिनट पर 2 घंटे का समय है ना, लेकिन मैंने पूछी कि 45 मिनट पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट कितनी थी, तो उसे ही हम कहते हैं तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस रेट, और जिसकी लिमिट होती है अबाउट टू 0, एकदम 0 पे हो जाएगा। इसलिए अब हम डेल्टा P या डेल्टा T के टर्म्स में ना लिखकर हम उसको dP, क्योंकि बहुत थोड़ी सी मात्रा रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में बदलेगी या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, हाँ, या रिएक्टेंट हम इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, ये एवरेज, और यहाँ पर हम लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस, तो ये शॉर्ट में, और यहाँ पर हम व्यक्त करेंगे dr अपॉन dt, ये माइनस में, या हम इसी को उपयोग करेंगे dP अपॉन dt प्लस में। प्लस माइनस अब आप समझ गए हैं, एक रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए वो प्लस में, रिएक्टेंट जो है वो माइनस में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं और कि इसका हम डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिटर्मिनेशन मिटा देते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन का हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं थोड़ा सा। ग्राफीय निरूपण देखिए, हम दोनों तरह से ग्राफ के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। देखो, एक हम रेट ऑफ रिएक्शन, और देखिए इसके ग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस भी देंगे, एक आध क्वेश्चन मैं आपको आखिरी में करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट बढ़ रहा है, और यहाँ पर है समय या सेकंड, समय है ना, या सेकंड में या टाइम, जो भी, ठीक है।
तो रिएक्टेंट के केस में ये ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, अब आप इसको समझिए कैसे। जब समय कम है, मान लीजिए ये है समय t1, तो जब समय कम है, ये देखो समय कम है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 ये ज़्यादा है। फिर जब समय थोड़ा आगे बढ़ा, मान लीजिए ये समय यहाँ आया T2, तो यहाँ पर देखिए, सीधी लाइन खींचो, ये समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर ये T3, तो इसका कंसंट्रेशन और कम हो गया, ये हो गया C3। अब आप देखिए इसको, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हम क्रिया कारकों के लिए देख रहे हैं। जब समय कम था तो क्रिया कारकों की मात्रा अधिक थी। हमने शायद बहुत ज़्यादा ऊपर बना दिए इसको, आप थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये यहाँ कर देते हैं ऐसा, ये C1, ठीक है। समय बीता, समय T2 आ गया तो C2 कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। फिर समय T3 कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज हुई। लेकिन एक समय के बाद देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऐसा हो गया, यानी सीधी रेखा जा रही है। वास्तव में मैं आपको बताऊं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कभी भी 100% नहीं होता। एक समय के बाद कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था पर आ जाती है और वो आगे फिर नहीं बढ़ती है, बहुत स्लो बढ़ती है या नहीं बढ़ती, रुक जाती है ना। तो इसके कारण ये एक जो ये कैसा आ गया है, ऐसा आ गया है। ठीक, ये हमने पढ़े किसके, उसमें हमने पढ़े रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, क्योंकि वो घट रहा है। अब हम प्रोडक्ट के बीच में पढ़ते हैं कि ये देखो यहाँ ये है प्रोडक्ट, और ये क्या है, टाइम, प्रोडक्ट और ये टाइम सेकंड में। इसका जो है ग्राफ वो ऐसा बनता है। अब इसको समझिए, जब समय कम है T1 तब प्रोडक्ट भी कम है, उसका कंसंट्रेशन C1 कम है। समय थोड़ा आगे बढ़ा, ये समय आगे बढ़ा, प्रोडक्ट भी आगे बढ़ गया C2। ये फिर एक समय और आगे बढ़ा T3, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, C3, बढ़ता जा रहा है। एक समय बाद फिर ये प्रोडक्ट भी हम देख रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गई। वास्तव में ये जो ढाल है, ये जो ढाल है ना, इसकी जो टेंजेंट है, जो ज्या है, यानी ये ऐसा, इसको हम देखेंगे ये ऐसा, इसको हम देखेंगे ये ऐसा। वास्तव में ये जो स्लोप है, वास्तव में वही दर है कि इस समय पर कंसंट्रेशन कितनी थी और टाइम कितना था। तो इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ना, अभिक्रिया की दर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मान दे दे, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि अगर वहाँ सांद्रता दे दे कितनी है और टाइम कितना है, तो हम यही इन दोनों के बीच के गैप हमने किए थे ना कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। बात आ गई समझ में? यहाँ पर भी हम ये स्लोप से निकाल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर कितनी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफीय निरूपण, ये क्या है, ग्राफीय निरूपण है। ये किसका? ये ग्राफीय निरूपण है अभिक्रिया की दर का। अभिक्रिया की दर का कैसा है? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ
किसका? ROR। ठीक, तो ये ग्राफ मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और चीज पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के एक्सप्रेशन हम उसका कैसे प्रदर्शित करते हैं उसकी विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आता है स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टायोमीतीय गुणांक। सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं। नाम बहुत बड़ा सा है, कठिन सा लग रहा है, लेकिन है ये कुछ नहीं। देखिए, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने H2 प्लस N2 इज इक्वल टू, यानी क्या है में बदल जाता है ये NH3। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए आप जितने भी मॉलिक्यूल के नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 ही है। अब हम यहाँ पर ऐसे 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम निश्चित होता है। 2 परमाणु किस तरह से आपस में मिलकर अणु बनाए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, 3 करने के लिए, यहाँ 3 तो हो नहीं सकता, तो हम एक काम करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देते हैं, तो हो जाता है 3 दूनी 6। यहाँ नाइट्रोजन आपको दिख रहा है 2 है, यहाँ 1 ही है, तो हम कुछ ऐसा करें, यहाँ 2 लगा दें तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया। तो किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अणुओं के सामने जो संख्या लिखी जाती है उसी को ही हम स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम 2 तरीके से उसको हम कर सकते हैं। एक पहला जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का जो स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, दोनों का, ये इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं SC, यानी स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का यदि सेम हो, है ना, एक सेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिखा हुआ है, जैसे NO प्लस O3, ये आपका देखिए क्या ओजोन है, ये है ना, NO और O3, ये बदल गया आपका Na2 प्लस O2। देखो अब गिनो जरा, नाइट्रोजन 1, ओजोन 3 और इसके साथ 4, यहाँ पर भी 2 और 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, यानी यहाँ पर दोनों की स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट एक समान है। ठीक है, तो अब हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैसे शो करते हैं। देखिए हम चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे हैं, या तो रिएक्टेंट के सांद्रता में कमी आएगी या प्रोडक्ट के सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है, किसके सापेक्ष? समय के साथ, यही है ना, समय के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को हमने देखे थे, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, NO की सांद्रता में कमी, इसको कई जगह लिख देता है डिसअपियरेंस, यानी डिसअपियर हो गया, ये कम होगा, डिसअपियर हो जाएगा, और ये अपीयर हो जाएगा, यानी ये दिखने लगेगा और ये नहीं दिखेगा, है ना। अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी, और वो भी कैसा, माइनस के साथ, है ना, ये माइनस के साथ क्योंकि कमी हो रही है। या इसी को हम बोल देंगे, अब किसकी सांद्रता में कमी, O3 की सांद्रता में कमी, O3 में कमी किसके सापेक्ष, डेल्टा टी के सापेक्ष। या हम बोल देंगे NO2 के, तो देखिए माइनस लगा देना है भाई, ये NO2 के सांद्रता में
वृद्धि, ये वृद्धि, ठीक, किसके सापेक्ष, डेल्टा टी के सापेक्ष, तो ये प्लस में आएगा। या O2 में वृद्धि, है ना, अपेयर हो रहा है, वृद्धि बटे डेल्टा टी। ये हमें एक एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। तो आप इसके आगे हमेशा क्या कर देते हैं, डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा और ये डेल्टा, कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें कहीं भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सीधा सीधा है। तो यानी इसका स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइयोमीतीय गुणांक जो है वो समान है, सेम यानी समान है, एक समान है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो हम इस तरह से लिख दिए। अब एक ऐसा, मिटा दूं इसको, चलिए एक हम ऐसे रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। एक हम रिएक्शन कैसी देखेंगे, ये जैसे जिसका स्टाइयोमेट्री सेम नहीं होगा, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट असमान होगा, असमान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक रिएक्शन, ये हो जाएगा H2 प्लस I2 और ये बन जाएगा HI कितने, 2। अब देखिए यहाँ H2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है लेकिन H2 है, I2 एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन I2 के रूप में है। यहाँ पर HI एक मॉलिक्यूल है लेकिन हमको इसे बैलेंस करना पड़ा 2 के साथ। अब हम इसको कैसे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, यहाँ हम ROR लिखें तो इनकी सांद्रता में कमी, यानी डेल्टा, और फिर क्या हो जाएगा H2 बटे डेल्टा T माइनस के साथ, ROR माइनस के साथ, ठीक। या हम एक ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T माइनस के साथ, दोनों क्रियाकारक हैं इसलिए सांद्रता में कमी आ रही है इसलिए हमने माइनस लिख दिया। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, और इसका जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इसलिए हम इसको लिख देंगे 1/2, 1/2। आ गई बात समझ में। ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल मिलकर ये 2 मॉलिक्यूल यानी इसका आधा बनाए तो 1/2, यानी कुल मिला के हमें कैसा कर देना है, इसके 1/2 लगा देना है। अभी एक उदाहरण यहाँ पर भी लिखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका ROR, ठीक। अब हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस कमी हो रही है, 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, इस तरह से शो करते हैं। देखो ये बाद में चल के ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है हर चीज़, इसलिए आज हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है, आपको सारी चीज़ें जानना चाहिए। या दोनों में से किसी एक, इसलिए या कर रहे हैं हम, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। या हम बड़े ब्रैकेट में इसलिए लगा देते हैं एक्टिव मास, यानी उस पर्टिकुलर समय पर कितने रिएक्टेंट क्रिया फल में बदले। या इसी को हम या करके यहाँ नीचे लिख दो, या हम लिखेंगे 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो ये उसके एक्सप्रेस करने की, प्रदर्शित करने की विधियां हो गई, किसके आधार पर, स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट के आधार पर। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको थोड़ा बहुत
कठिनाई भी हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर हम धीरे धीरे इसको इत्मीनान से समझेंगे तो पूरा चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों देखो, पहला जो पार्ट है वो आप देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड, यानी कंटिन्यूटी में अगर आप हर पार्ट को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आपने सोचा नहीं अभी दूसरा पार्ट देख लें फिर पहला देखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप पहला ही पार्ट देखिए फिर दूसरा देखिए, है ना। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, और प्लेलिस्ट में जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से बने हुए हैं उन सारे पार्ट को देखिए, उससे नोट्स बनाइए, उससे समझिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बाय।